हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज का ये जो क्लास है ना, क्लास फिफ्थ है। देखो, हमने इससे पहले ना 4 क्लासेस कर दी हैं। और अगर आप अभी भी पूछ रहे हो ना कि भाई क्या अगर मैं इस क्लास से देखूँ तो क्या मेरे को सब समझ में आएगा, तो मैं आपको बड़ा सा ही नो बोलूँगा, बड़ा सा नो। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, इसके जो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं ना, मैं पिछले 2 क्लासेस से समझाते आ रहा हूँ। तो आज की वीडियो तो आप नहीं कर पाओगे अगर आपको पिछली क्लासेस नहीं पता है। हम यहाँ पे कंप्लीट मैथ्स पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे कोई वन शॉट या फिर रिवीजन नहीं कर रहे, ठीक है। हम यहाँ पे कंप्लीट मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो उसका जो कंसेप्ट है अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड है। तो आप मतलब शुरू से स्टार्ट करो, शुरू से फॉलो करो, तो भी आप इस वीडियो को देखो। हालांकि अगर आपने पढ़ रखा है पहले, तो आपका बिल्कुल स्वागत है इस वीडियो में, ठीक है। ये अपना क्लास फिफ्थ है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते हैं मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। और बाकी जितने भी हम यूट्यूब पर सेशंस लेते हैं उनकी क्लास पीएनजी जो होती है वो यहीं पे अपलोड होती है, ठीक है। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी क्या करो यार, ऐसे ही चले जाते हो बिना देखे। सपोर्ट वगैरह दिखाओ यार, आप ही के लिए सारी मेहनत करी जा रही है, ठीक है। तो अगली क्लास में अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखो हमारे यहाँ पे क्या है, ये सारी स्लाइड तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है। इससे पहले हमने 43 क्वेश्चन जो है अपनी क्लास चौथी चार क्लास में हम कर चुके हैं। अपना क्लास 40 क्वेश्चन नंबर 44 से अब यहाँ पे स्टार्ट होगा। बोला गया है, इन अ गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यहाँ पे इसका फिगर तो नहीं दे रखा, लेकिन इसका फिगर मैं बना देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्राइंगल के लिए दे रखा, लेकिन यहाँ पे मैं इसका फिगर बना देता हूँ। जैसे अगर मैं सबसे पहले इसका एक फिगर बनाते हैं। हम्म, हम्म, जैसे एक ट्राइंगल बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे बोला है ना, एक ट्राइंगल में जितने भी मेरे यहाँ पे सर्कल भरे हैं उन सभी का जो रेडियस है वो एक्चुअली में क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बनाया। और एक्चुअली में जो आपका सर्कल है ना वो इस तरीके से दे रखा है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। जैसे अपना एक सर्कल ये हो गया, और एक सर्कल ये हो गया, और एक सर्कल अपने पास ये हो गया। ऐसे ही इसके पास एक सर्कल है, ऐसे ही इसके पास एक सर्कल है, और ऐसे ही यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है। बस आप इस तरीके से ही समझ जाओ। अब यहाँ पे इसने सवाल में क्या बोला है, इसने सवाल में बोला है इन अ गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये एक्स है इसके साइड, ट्राइंगल के साइड, तो ये भी एक्स हो जाएगी और ये भी एक्स हो जाएगी। सवाल में इसने क्या बोला, रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर सर्कल, मतलब ये जितने भी सर्कल हैं सभी बराबर हैं, और सभी का जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये रेडियस कितना है, 5 दे रखा है। मुझे फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड करना है ना, तो इस ट्राइंगल का, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे इन तीनों का साइड पता होना चाहिए। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 3 इंटू साइड, क्योंकि इसकी दोनों साइड बराबर होती है। तो बस मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरा पेरीमीटर आ जाता है। तो यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो पता करनी पड़ेगी। अब मैं कैसे पता करूँ, एक चीज़ अगर आप देखोगे ना, मैंने आपको पिछली क्लासेस में 2 बेसिक समझा रखे थे। 2 ट्रायंगल मैंने आपको समझा रखे हैं, जिसमें जैसे ये अगर एक ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। जैसे अगर मैंने 2 राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको बताया है, एक तो 45 45 और 90 के बारे में बताया, जहाँ पर इन दोनों का रेशो अगर 1:1 तो यहाँ पे √2 होता है। और एक बताया मैंने 30 60 और 90, जहाँ पर अगर इसका वैल्यू 1 होता है तो इसका वैल्यू √3 होगा, इसका वैल्यू 2 होगा। ये दोनों रिलेशन आपको पता है, एकदम अच्छे से पता है। उसी इसी वाले बेसिक का काम आएगा यहाँ पे, है ना। जितने भी मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा है वही अभी तक काम आएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ समझो, जैसे यहाँ तक तो मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसका इससे जोड़ दूँ, हालांकि इससे तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ये है, तो ये ट्राइंगल से तो साफ चिपका नहीं है, लेकिन इसका रेडियस कहीं यहाँ जाएगा। तो यहाँ से तो मैं पता नहीं कर सकता इसका साइड, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके, और अगर मैं इसको भी ड्रॉ कर दूँ, 5 सेंटीमीटर ये हो गया, 5 सेंटीमीटर रेडियस अपना ये वाला हो गया, और 5 सेंटीमीटर रेडियस अपना ये वाला हो गया। तो यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ तक का एरिया तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, जो कि 5 5 5 5 मतलब 5 5 सेंटीमीटर मिला के यहाँ तक का 20 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन ये वाला एरिया का क्या, ये जो इधर का बच गया ये वाला का क्या, यहीं पर मैं अपना 30 60 90 लगाऊंगा। मैं जानता हूँ एक ट्राइंगल के जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं उसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं। अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो उसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और अपना ये भी 60 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरा 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। आप यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर खींचो, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, जैसे यहाँ से है। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, उसके जो सामने वाले जिस पे मैं खींचता हूँ ना उसको एकदम हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ देखो
और आप यहाँ देखो, यहाँ अच्छे से देखो बस आप, है ना। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, इस वाले चीज़ को अगर मैं जूम करके बनाऊँ, ये वाला जो चीज़ है ट्रायंगल, तो वो कुछ इस तरीके से मेरे को दिखेगा, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पर ये एक पूरा मेरा ट्रायंगल आगे जा रहा है और ये पूरा इस तरीके से एक ट्रायंगल जा रहा है। तो ये पूरा मेरा 60 डिग्री का था पहले, ये वाला जो बेस है ना इसी के साथ मिक्स है ये, ठीक है। तो पहले ये जो मेरा एंगल था ये पूरा जब मेरा यहाँ पे ये पूरा जब 60 था, तो जब मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा तो ये भी 30 का हो गया, ये भी 30 का हो गया, ठीक है। ये तो अपना 90 वाला है ही, क्यों? क्योंकि यहाँ तो मैंने बिल्कुल सीधे लिया है, तो ये तो अपना 90 वाला ही है। 90 और 30 120, इसका मतलब ये 60 रहेगा, क्यों? क्योंकि कोई सा भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल का सम हमेशा 180 के बराबर होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे, एक्चुअली में ये वाली जो चीज़ है, ये जो 90 डिग्री वाला बना रहा है, ये वाली चीज़ तो रेडियस ही है, ये वाली चीज़ तो एक्चुअली में रेडियस है। तो ये तो 5 सेंटीमीटर दे रखा है मेरे पास, रेडियस तो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मैंने आपको क्या बता रखा है, मैंने आपको ये नहीं बता रखा कि अगर 30 डिग्री वाले के सामने 1 है तो 60 डिग्री वाले के सामने √3 होगा। इसका मतलब अगर 30 डिग्री वाले के सामने 5 है तो 60 डिग्री वाले के सामने 5√3 होगा, बिल्कुल। एक का ही अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 इंटू √3, √3 तो है, इसका मतलब मैं इसकी अगर 60 डिग्री के सामने जो आएगा वो 5 का √3 बार मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसका मतलब मुझे ये वाली साइड पता चल गई, ये यहाँ तक तो मुझे पता था, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मुझे पता था 20 सेंटीमीटर, ये मुझे पता चल गया 5√3। और अब ये भी मुझे पता चल जाएगा भाई, जो कहानी इधर होगी वही कहानी अपनी इधर होगी, तो ये भी अपना 5√3 हो जाएगा। मुझे क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर, बस मुझे एक साइड पता चल जाए, वहाँ से मैं इसका पूरा खानदान पता कर सकता हूँ, इसके तीनों साइड्स पता कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस पूरे साइड्स को अगर मैं प्लस करूँ तो जो कि यहाँ पे कितना आएगा, 20 प्लस 5√3, 5√3 मतलब 10√3। तो अगर मैं यहाँ से 10 कॉमन भी लेना चाहूँ तो 10, 2 प्लस में √3 आ गया अपने पास साइड। पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल का, 3 इंटू साइड, तो इसके मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 इंटू 2 प्लस में √3, मतलब कौन सा अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल में कुछ था नहीं, बस मैंने आपको इतना समझाया ना तब जाके इतना टाइम लगा है, वरना था नहीं इस कुछ में, इसमें भी बस वही जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उन्हीं सभी का इस्तेमाल करना है। आप जब इस तरीके के क्वेश्चंस करोगे ना तभी एग्जाम में आपको अगर तरह तरह के क्वेश्चन दिखेंगे तो आप उनको कर पाओगे, क्योंकि जब आप तरह तरह के अलग अलग टाइप के सवाल लगाओगे तभी तो आपकी बुद्धि खुलेगी। अब जैसे इस सवाल को देखो, इस सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेकिन इसके पहले ना आपको एक बेसिक की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे इस वाली स्लाइड पे हम आते हैं। जैसे अब आप लिख लो ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में है, अभी तक हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में हमने क्या क्या जाना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के आप अगर आपके पास साइड दे रखा है तो उसकी हाइट कितनी होगी, √3a/2 होगी, और उसका एरिया कितना होगा, √3a²/4 होगा। अब आप एक चीज और जानो, अगर मेरे पास कोई भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सपोज ये मेरे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। एक मेरे पास ये क्या है, आप बस इसको समझो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसकी जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी, बिल्कुल इसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी। तो अगर मैं मान के चलता हूँ ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, या फिर अभी आप इसकी साइड मत मानो, इसकी साइड मत मानो, एक्चुअली में यहाँ पे इसकी साइड मत मानो, बस आप एक चीज़ मानो कि अभी मेरे पास केवल इसकी 3 साइड दे रखी है और ये क्या अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मैंने बीच में ना कोई भी एक पॉइंट ले लिया, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अभी तक जब आप पढ़ते आ रहे थे तो जैसे इस वर्टेक्स से मैं एक हाइट लेता था, ठीक है, और इस वर्टेक्स से मैं एक हाइट लेता था, और इस वर्टेक्स से हाइट में लेता था, तो ये तीनों हाइट लेता था मैं। लेकिन अब आप ये जानो, अब आप एक चीज़ दूसरी चीज़ जानो, जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, एक मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, और अगर मैं यहाँ से इन तीनों साइड्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये भी है कुछ नहीं, ये भी हाइट ही है, बस ये उस पॉइंट से हाइट है जो ट्राइंगल के बीच में है। और अगर मैं इन सभी का नाम रख देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इन सभी का नाम रख देता हूँ, सपोज इसका नाम मैं रख देता हूँ, इसका नाम अगर मैं रख देता हूँ ए, इसका नाम मैं रख देता हूँ बी, और इसका नाम रख देता हूँ सी। अब आपको कुछ इस तरीके से ट्राइंगल दिया रहेगा, इसके तीनों साइड्स बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से देगा ये, तो आपको कैसे करना है, यहाँ से ना मैं इसका हाइट पता कर सकता हूँ। एक्चुअली में ये आपको कुछ कुल मिला के जब आप इन सभी का सम करोगे ना, जब भी आपको इस तरीके से ट्राइंगल दिख जाए या फिर डाटा में इस तरीके की चीज़ें दिख जाए, इससे इस ट्राइंगल के इस चीज़ों के बारे में बताएं, तो वहाँ से आप उसकी हाइट निकाल सकते हो। एक्चुअली में जो यहाँ से आपकी हाइट निकलेगी ना, वो जब आप इन तीनों का सम करोगे, ए बी और सी, तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी निकलेगी, ए बी और सी,
तो यहाँ से मुझे हाइट पता चल जाएगी। जब मुझे यहाँ से हाइट पता चल जाएगी, मैं जानता हूँ हाइट कितना होता है, √3a/2। इसका मतलब मैं इसकी जगह रख सकता हूँ √3a/2। अब a क्या है, a मेरा साइड है, ये तीनों साइड्स बराबर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ से मैं साइड भी निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास एक ये ट्रायंगल दे रखा है, और मतलब ट्रायंगल दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसका बीच में किसी से एक पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है उसके तीनों बेसिस पे, तो वहाँ से मैं इसका साइड पता कर सकता हूँ। जैसे ये किसके बराबर है, अपना a प्लस में b प्लस में c के बराबर है। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू पता करना चाहूँ, या फिर आप इसको x ले लो, क्योंकि यहाँ पर भी तो a दे रखा है, तो यहाँ पर x ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस में b प्लस में c हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया इस ट्रायंगल का साइड। आया समझ में। अगर मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जहाँ पर इस तरीके से कोई भी मैंने बीच में बिंदु लगा दी और उस पर परपेंडिकुलर खींच दिया उसके तीनों बेस पे, तो वहाँ से मैं इस तरीके से जो मेरे पास साइड आएगा वो 2/√3 और उन तीनों हाइट का सम हो जाएगा। जब मेरे पास साइड है, क्या हो गया ये सब, अरे यार सारा रफ हो गया। ठीक है, कोई ना, मैं फिर से बना देता हूँ। जैसे ये क्या, अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ से मैंने पॉइंट लिया था, ये मैंने पॉइंट लिया था, ये मैंने पॉइंट लिया था, ये a था, ये b था, ये c था, और ये सभी साइड्स कितना था, x था। तो यहाँ से मैंने क्या बताया, x की वैल्यू कितनी आई, 2/√3a प्लस में b प्लस में c, ये मेरे पास साइड आया। यहाँ तक तो समझ में आ गई थी ना। ये क्या होता है ना, इस पेंसिल में थोड़ा दो दो बटन है, एक ही साथ दब जाते हैं तो पूरा स्लाइड पे जो लिखा रहता है वो रफ हो जाता है। तो अगर आपने वो नहीं लिखा था तो वीडियो को पीछे करके लिख लेना। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। जब मुझे साइड पता चल जाए, यहाँ मैंने अगर बताया था अगर साइड a है तो उसकी हाइट कितनी होती है, √3a/2 होती है, और उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, √3a² होता है। यहाँ पर मैंने बस साइड को x ले रखा है, यहाँ पे a रखा है, a की जगह यहाँ पे x है। अगर मेरे पास साइड है तो उसका एरिया भी निकाल सकता हूँ। उसका एरिया कैसे निकालूंगा, उसका एरिया जो कि हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, उसका एरिया कैसे निकालूंगा, √3/4 और उसके साइड का स्क्वायर, ये जो a है उसका साइड है मतलब x का स्क्वायर कर दूंगा। तो x का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 2 = 4, और √3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर ये a प्लस b प्लस c का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 4 से तो 4 कट जाएगा। एक्चुअली में जो 3 होता है ना वो √3 गुना √3 होता है, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 1/√3 a प्लस में b प्लस में c स्क्वायर। आया समझ में। तो यहाँ से मैं एरिया भी निकाल सकता हूँ। तो एक बात अगर मैं चीज़ कंक्लूजन अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ तो दो चीज़ मैं यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई भी इस तरीके से ट्रायंगल दे रखा है, बीच में एक पॉइंट है, वहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करूँ और तीनों का अगर नाम a b और c है, तो यहाँ से मेरा जो साइड आएगा वो 1 नहीं 2/√3 इंटू में a प्लस में b प्लस में c आएगा, उसका साइड आएगा। ठीक है, और अगर मुझे उसका एरिया निकालना हो तो कितना आएगा, 1/√3 a प्लस में b प्लस में c स्क्वायर। ये आप ना अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिख लो अच्छे से, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज़ का मेरे इस कंसेप्ट में सवाल में यूज़ होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने सवाल पे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप अगर इस सवाल में देखोगे तो देखो इसने क्या बोला है यहाँ पे। इसने मुझसे बोला है फ्रॉम एनी पॉइंट इन साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द साइड a b c, ठीक है, एंड इट्स एरिया मुझे फाइंड करना है। वही उसी की बात की गई है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कोई भी अपने पास बीच में बिंदु है, उससे मैंने परपेंडिकुलर खींचा, जिसकी नाम क्या दे रखा है इसने, a b और c दे रखा है। तो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया भी तो मैंने बताया था, जब भी इस तरीके से हो तो 1/√3 a प्लस में b प्लस में बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो 1/√3 इंटू a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। जैसे अगला सवाल भी इसी पे बेस्ड है। जैसे यहाँ पे देखो, फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, कोई भी अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है जहाँ पर मतलब कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है जहाँ पे इंटीरियर में मैंने कोई एक पॉइंट खींच दिया। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द साइड्स आर, अब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइड से, तीनों साइड से, उसकी वैल्यू दे रखी है। एक की क्या दे रखी है, एक की √3 दे रखी है, एक की अपने पास दे रखी है 2√3, और एक की अपने पास क्या दे रखी है यहाँ पे 5√3। और इसने मुझे पूछा है पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर तो मैं तभी बता पाऊंगा जब इस इक्विलेटर ट्रायंगल का मेरे पास साइड हो, क्योंकि पेरीमीटर होता है 3/x, अगर इसका साइड x है तो यहाँ से मुझे सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था
साइड का फॉर्मूला क्या था, या फिर जिसको अगर मैं एक्स से डिनोट करता हूँ उसका फॉर्मूला बताया था 2/√3 a प्लस बी प्लस सी। या a की वैल्यू √3 है मान के चलता हूँ, b की वैल्यू 5√3 और c की वैल्यू मान के चलता हूँ 2√3 है। तो अगर आप इन सभी को सम करोगे 5 2 7 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 8, क्योंकि सभी के साथ √3 लगा तो मैं ऐसे ही प्लस कर दूंगा तो 8√3 हो जाएगा, ये मेरे पास 8√3 हो जाएगा। देखो √3 से नीचे वाला √3 काट देगा, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे पेरीमीटर चाहिए तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3x होता है अपना पेरीमीटर, तो इसके मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3x की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी आ जाएगी 48, 16 3 जा 48 सेंटीमीटर। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आई होप आपको बेसिक भी समझ में आया होगा, जो मैं यहाँ पे सवाल करा रहा हूँ वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखो अपने पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब यहाँ से अपना नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया। अभी तक जो हमने पढ़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इक्विलेटरल ट्राइंगल अपना खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे आइसोस्केलस ट्राइंगल के बारे में। सबसे पहले तो आप समझो एक्चुअली में आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ऐसे ट्राइंगल होते हैं ना, आइसोसेलेस ऐसे ट्राइंगल होते हैं जिनके दो साइड्स बराबर होते हैं और जो तीसरा साइड्स होता है वो अनइक्वल होता है। मतलब अगर मैंने इस तरीके से ये ड्रॉ किया ना, तो आप ये मत समझो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये मत भूल कर देना कि ये समझ के इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और मतलब इक्विलेटरल ये वाली जो दोनों साइड्स है ना, ये वाली जो दोनों साइड्स हैं ये बराबर है और ये वाली अपनी साइड्स क्या है, अलग है। अगर मैं इसका नाम कर दूं ए बी और सी, अब जब भी इस आइसोस्केलस ट्राइंगल दिखे तो उसका भी एक अलग ही फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। एरिया आप इसको फाइंड करोगे कैसे, अगर इसकी तीनों साइड दे रखी है वहाँ पे आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसी भी तरीके से आप इसको राइट एंगल बना के कर सकते हो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट वगैरह अगर फॉर्म हो जाए वहाँ पे तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन आइसोस्केलस ट्राइंगल अगर दे रखा है ना तो आप उसका और भी इजी तरीके से एरिया निकाल सकते हो। वो कैसे, अभी मैं बताता हूँ। जैसे जैसे अगर मैं मान के चलता हूँ, अगर ये पूरा दे रखा है 2a, आप इसको क्या मानो 2a, जितना मैं बता रहा हूँ उतना बस आप करो। अभी अभी मैं आपको प्रूफ भी करवा के दिखा रहा हूँ कि इसका एरिया कितना होगा। इसका एरिया जब आप निकालोगे ना तो वो a इंटू एच होता है। अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो वो पढ़ा होगा, ठीक है, वरना मैं अभी आपको सामने निकाल के भी दिखा रहा हूँ कि इसका एरिया कैसे a इंटू एच होता है। यहाँ पे h क्या है, इसकी हाइट है, और a क्या है, इसका एक साइड का हाफ है, जो इसका बेस होगा ना उसका हाफ होगा, जो अनइक्वल साइड है। जैसे अगर अपने पास ये अनइक्वल साइड है, देखिए यहाँ पे मैंने 3 से डिनोट किया है, 3 से मतलब ये इन दोनों से अलग है, ये 2 से डिनोट किया, इसका मतलब ये दोनों क्या है, दोनों साइड सेम है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे का मान लेता हूँ जो इसका बेस है उसकी पूरी लेंथ अगर 2a रही होगी, ठीक है, और ये मान लेता हूँ अगर ये b रहेगा तो ये भी अपना b रहेगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर है। और अगर मैं एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर क्या करता है, परपेंडिकुलर एक ही तो काम करता है। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या काम करता है, परपेंडिकुलर अपना यही तो काम करता है कि उसके बिल्कुल बराबर वो डिवाइड कर देगा। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ बिल्कुल बीचों बीच में, तो अगर ये 2a है, अगर ये मेरे पास अगर ये मेरे पास 2a है यहाँ पे, अगर ये 2 है, तो अगर मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इस तरीके से, तो यहाँ पर ये a हो जाएगा और यहाँ पर ये a हो जाएगा, बिल्कुल। अब आप देखोगे तो ये वाली चीज़ एक्चुअली में 90 डिग्री बना रही है, एक्चुअली में 90 डिग्री बना रही है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसका मुझे हाइपोटेन्यूस दे रखा है, जिसका मुझे बेस दे रखा है। तो मैं यहाँ से इसकी हाइट निकाल सकता हूँ। हाइट क्या होगा भाई, हाइट इसका यही तो होगा, या फिर हाइट कह लो या परपेंडिकुलर कह लो यहाँ पे। तो हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर में से अगर मैं बेस को माइनस कर दूँ, बेस के स्क्वायर को, तो मेरे पास परपेंडिकुलर रह जाएगा। परपेंडिकुलर ही अपना हाइट होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है, बी, तो बी स्क्वायर माइनस में बेस कितना दे रखा है, ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये मेरे पास आ गया अपने पास हाइट उसकी, और यहाँ से मैं इसका एरिया फाइंड कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे एरिया फाइंड करने के लिए, अगर यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर नहीं भी बन रहा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने इसका हाइट निकाल लिया। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का आप हाइट कैसे निकालते हो, एरिया कैसे निकालते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिल्कुल ऐसे ही निकालते हो। तो इसका बेस तो मेरे पास पता है, ये जो एक दे रखा है ये तो मेरे पास पता है, इसका ये कितना दे रखा है, इसका ये कितना दे रखा है, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। लेकिन जैसे अपना हाइट है, ये क्या अपना हाइट है, तो मैं सबसे पहले तो बेस ले लेते हैं। बेस क्या है, बेस तो इसका पूरा 2a है, बेस इसका पूरा बेस लेंगे ना, क्योंकि केवल ये जैसे एक पूरा ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस, तो उसमें से केवल आधा ही तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन मुझे दोनों ट्राइंगल का जब मैं मिलाऊंगा तब जाके मेरे पास पूरे ट्राइंगल का एरिया आएगा, तो उसका दोनों बेस लेना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पे दोनों बेस लूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे क्या लिया था 2a, तो मैंने बेस क्या लिया था 2a, और हाइट यहाँ पे कितनी है, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर है। तो देखोगे आप 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर a बच जाएगा, यहाँ पे a बच जाएगा, और ये एक्चुअली में क्या था, ये हाइट ही था मेरा। तो a इंटू एच अपने आइसोस्केलस ट्राइंगल का एरिया होता है। समझ में आया आपको?
आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, अच्छे समझ में आ जाएगा, ईजी कंसेप्ट है ये। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लेना इस तरीके से कि अपने पास अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, तो अगर ये साइड दोनों इक्वल रहेंगी और ये अगर पूरा ए है तो उसका हाफ में लूंगा, ये a/2 हो जाएगा, और उसकी अगर मैं हाइट फाइंड कर लूँ तो इन दोनों का ही मल्टीपल अपना क्या होता है, एरिया होता है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये दोनों साइड ले ली 12-12, क्योंकि दोनों अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों उसके आमने सामने, मतलब ये जो साइड्स होंगी वो बराबर होंगी। अच्छा, अगर ये दोनों साइड्स बराबर है ना, तो इसके सामने वाले जो एंगल होते हैं ना वो भी बराबर होंगे, बस ये वाला जो एंगल होगा वो इस बार अलग होगा, और ये दोनों बराबर होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों के साइड जो सामने वाले वो भी बराबर है। तो अगर मैंने ये 12-12 लिया, तो अगर ये मैंने 24 ले लिया, या फिर 24, या फिर आप कुछ और ले लो, ठीक है, या फिर आप 22 ले लो, तो अगर मैं यहाँ पे, या फिर आप कुछ और ले लो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और डाटा लूँ ताकि आपके लिए समझाने के लिए मेरे पास और ईजी हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और डाटा लूँ तो मेरे पास और ईजी हो जाएगा समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ और ट्रायंगल ले लेता हूँ, यहाँ पे ये 15 है, ये 15 है, और ये अपने पास ये टोटल 18 है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये इसका आधा आधा हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। मैं एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानता हूँ, 9 12 15, जो कि 3 4 और 5 का ही 3 गुना होता है, बिल्कुल 3 गुना होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पर इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 12 आ जाएगी। 9 12 15 एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो इसकी अगर मुझे एरिया निकालना है तो केवल इस 12 की और इस 9 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 निम्न 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका एरिया हो जाएगा। आई होप अब आपको और भी अच्छा समझ में आया होगा इसका, जब मैंने आपको एग्जांपल दे दिया तो। अच्छा, अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे भाई? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। अगर मुझे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो इन दोनों का सम करूंगा BB और इसका सम करूंगा 2A, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2A प्लस में 2B। अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ तो A प्लस में B अपने पास क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा, जो आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाते थे। लेकिन यहाँ पर तो मैं आपको यही बोलूँगा, जब ये आपको किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड करना है आइसोस्केलस का, तो अगर हाइट आपको पता चल जा रही है तो AH का फॉर्मूला लगा दो, अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो वहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड करो, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब इस सवाल को करो जो यहाँ पे दे रखा है, जैसे यहाँ पे क्या बोल रखा है, इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इफ द अनइक्वल साइड इज 8 सेंटीमीटर, अनइक्वल साइड और इक्वल साइड दे रखा है 5 सेंटीमीटर। जैसे मेरे पास एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ठीक है, उसका जो अनइक्वल साइड है वो 8 सेंटीमीटर में मान के चलता हूँ, अनइक्वल साइड ये वाला, और ये दोनों फिर इक्वल हो जाएंगे। आइसोस्केलस में कोई भी दो साइड बराबर होती है, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये जो 8 है ये अपना अब 4-4 के पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 4-4 पार्ट में। एक आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद नहीं आ रहा जो सबसे पहला था, 3 4 5? देखोगे आप ये राइट एंगल ट्राइंगल और यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम लग भी रहा है यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला। अगर ये 4 है ये 5 है, अपना सबसे बड़ा वाला हाइपोटेनियस है और यहाँ पर भी हाइपोटेनियस का ही काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगी। इसकी हाइट 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल। तो इसकी हाइट मुझे पता चल गई और यहाँ पे ये बेस भी पता है। तो एरिया क्या होता है, एरिया यही तो होता है, ये अपने पास H है, ये अपने पास A है। अगर ये पूरा 2A था तो ये पास अपने पास A है, ये H है, तो एरिया क्या होता है AH। इसने मुझसे एरिया ही तो फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो AH के जब आप मल्टीप्लाई करोगे मतलब 3 3 चौक 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 91 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द इक्वल साइड मेजर 28 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नो अदर नॉन इक्वल साइड। बहुत इजी सवाल है ये तो। खैर, अगर मेरे पास एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसका क्या बोला है, उसका पेरीमीटर अगर मैं निकालूं तो 91 सेंटीमीटर देखा है भाई। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। और बोला क्या है, जो इक्वल साइड्स है ना उसमें से एक अपना 28 है। अगर ये दोनों इक्वल साइड में मान के चलता हूँ, अगर ये दोनों इक्वल साइड है तो ये अपना अनइक्वल साइड हो जाएगा। अगर ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे सवाल में पूछा है कि नॉन इक्वल साइड क्या होगा, मतलब ये तीसरा वाला साइड क्या होगा। ये मतलब बेवकूफ़ समझ रहा है क्या हमें भाई? हम जानते हैं पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब इन तीनों का अगर मैं सम करूँ तो 91 आना चाहिए, जो कि मेरे को दे रखा है यहाँ पे 91। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो 56 आ रहा है, और अगर मैं इसको x मान लूँ तो 56 प्लस में x इज इक्वल टू 91। तो मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड करना है तो 91 में से 56 माइनस कर दूंगा, 11 में 6 गया 4 5, और 9 में से 9 नहीं 8 में से 5 गया 3 35। यहाँ तो आप ऐसे कर रहे हो, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, अपने जो मेरे दिमाग में चल रहा है उसको आपको एक्चुअली में सामने प्रेजेंट करने के लिए लिख रहा हूँ मैं।
आप कोई सवाल में लिखने की जरूरत नहीं थी। ऐसे जो सवाल होते हैं ना बिना पेन वाले होते हैं ये सारे सवाल। आपको केवल इतना समझना था कि अगर ये 91 दे रखा है पूरा इसका पैरामीटर, और एक इक्वल साइड 28 दे रखा है, तो दूसरा भी इक्वल साइड 28 ही होगा। तीसरा उसका इक्वल साइड मुझे फाइंड करना है, तीनों का सम 91 आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दूँ तो तीसरा वाला साइड पता चल जाएगा, क्योंकि यही वो तीन साइड है जिनका अगर मैं प्लस करूँ तो 91 आ रहा है। तो दो उसमें से माइनस कर दूँ, तीसरा अपने आप आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया, 35 सेंटीमीटर अपना इसका नॉन इक्वल साइड का एरिया वो हो जाएगा, साइज हो जाएगा, जो भी इसकी लेंथ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल द रेशो ऑफ इक्वल साइड एंड अनइक्वल साइड इज 5:7। जैसे मेरे पास अगर ये क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, उसका रेशो कितना दे रखा है, इक्वल साइड से अनइक्वल साइड का रेशो क्या दे रखा है। अगर मैं मान के चलता हूँ ये दोनों साइड अपनी इक्वल है और ये अपनी क्या हो जाएगी, अनइक्वल, तो ये अगर 5 है तो ये 5 हो जाएगी और ये 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल से अनइक्वल का रेशो दे रखा है 5:7। इसका मतलब इक्वल वाला 5 है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और जो अनइक्वल बचा वो 7 हो जाएगा। इट्स पेरीमीटर इज 34 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इक्वल साइड। एक्चुअली में ये जो दे रखा है ना 5 5 7, ये रेशो में दे रखा है इसने, मतलब ये कांस्टेंट नंबर से इसकी मल्टीप्लाइड होगी तब जाके मुझे पता चलेगा इसका एक्चुअली में रियल लेंथ क्या है। और यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है कि इसका टोटल पेरीमीटर कितना है, 34। अब ये टोटल पेरीमीटर कब आता है, जब मैं इन सभी साइड्स को सम करता हूँ, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर इन द केस ऑफ ट्राइंगल। तो अगर मैं इन सभी को प्लस करूँ, 5 10 17, तो अगर मैं 17 को प्लस करूँ मतलब 17 पेरीमीटर आ रहा है रेशियो के हिसाब से, और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 34, जो कि कितना गुना है, 2 गुना है। और इसने पूछा है लेंथ ऑफ इक्वल साइड। इक्वल साइड मतलब ये जो 5 5 इक्वल साइड है इसकी लेंथ मुझे फाइंड करनी थी, इसका भी मैं 2 गुना कर दूंगा, जो कि मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। द अल्टीट्यूड ड्रोन ऑन द बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मुझे एरिया फाइंड करना है। अभी अभी मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा के आ रहा हूँ, जहाँ पर आइसोस्केलस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करना था। अगर ये अपने पास एक परपेंडिकुलर ड्रो है तो वो अपनी हाइट का काम करेगा, और ए एच जो कि यहाँ पर ये ए है ये ए है, तो अगर उसका एरिया फाइंड करते थे ए एच से। सवाल में इसने अल्टीट्यूड का जिक्र किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा। जैसे अगर मेरे पास एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है जहाँ पर ये दोनों साइड्स तो बराबर होंगी और ये एक इक्वल अनइक्वल साइड होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, अल्टीट्यूड ड्रॉ अगर मैं करता हूँ यहाँ से, जिसकी यहाँ पे लेंथ कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोला गया ना द अल्टीट्यूड ड्रोन ऑन द बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर। तो अल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर है, उसका पेरीमीटर दे रखा है इसने 48 सेंटीमीटर। इसने ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, चाहे ये बी 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 नहीं दे रखा है। अगर ये तीनों अगर ए बी दे देता तो मैं इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेता, लेकिन यहाँ पे इसने टोटल केवल पेरीमीटर दे रखा है, और यहाँ से मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। मतलब पेरीमीटर फाइंड दे रखा है, उसका मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, तभी मैं जाके इसका एरिया बता पाऊंगा, ठीक है। तो अब इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करें, मैं हीट एंड ट्रायल से यहाँ पे सॉल्व करूँगा इस सवाल को। हीट एंड ट्रायल से, आप भी हीट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एल्टीट्यूड दे रखा है, जैसे यहाँ पे 12 है, मैं यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे अल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री बनाएगा। इसके सामने ये हाइपोटीनियस है, ये तो अपना अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर हाई, और ये अपने पास बेस हो जाएगा। तो मैं जानता हूँ 12 से केवल दो ही जो पॉपुलर हैं मेरे पास, एक तो मैंने आपको पढ़ा रखा है 9 12 15, और एक तो मैंने आपको रटवा रखा है 12 35 37। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो वो देखो, उसमें ये मैंने दोनों ट्रिपलेट के बारे में बताया, दूसरी या फिर तीसरी लेक्चर में। तो यहाँ से मैं केवल दो ही 12 12 जानता हूँ। अगर मैं पहले वाले को लूँ या फिर अगर मैं दूसरे वाले को लूँ, दूसरे वाले को अगर आप पहले समझो तो अपने पास 12 क्या है, अपने पास 12 क्या है बताओ ना, अपने पास 12 अल्टीट्यूड है, और जो उसकी सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, जो सबसे बड़ी वाली लेंथ वाली साइड होती है, वो अपनी हाइपोटेनियस होती है। अगर मैं इसका 37 ले लूँ तो अपने पास ये भी 37 होगा, लेकिन गौर से अगर आप देखोगे तो इसका पेरीमीटर 48 दे रखा है। अगर मैं इन दोनों का ही सम करूँ तो लगभग 74 आ रहा है। 48 कैसे आएगा, इसका मतलब मैं ये वाला नहीं लूँगा, ये वाला ट्रिपलेट लूँगा। तो अगर मैं ये वाला ट्रिपलेट यहाँ से लेता हूँ, अगर मैं ये वाला ट्रिपलेट लेता हूँ तो इसका मतलब भाई 12 तो अपने पास हाइट है, तो उसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये अपने पास 15 हो जाएगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये जो 9 बचा है, ये ए की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा रहा हूँ ना मैं, तो ये हो जाएगा अपना 9। तो देखो 9 12 15, अगर ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है। मुझे क्या फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था। बस मैं 12 की 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 में 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो ये सवाल आपके लिए फिर कुछ नहीं रह जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 है अपने पास। यहाँ पे बोला है इसने द सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द रेशो ऑफ इक्वल साइड टू द बेस 3:4 दे रखा है। अगर मेरे पास एक इक्वल आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जहाँ पर ये दोनों साइड्स बराबर है, मैं मान के चलता हूँ, तो ये तीसरी साइड अनइक्वल हो जाएगी। और बोला गया है उसका जो पेरीमीटर दे रखा है, भाई सम ऑफ तीनों साइड, मतलब तीनों साइड का सम पेरीमीटर ही तो होता है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। और रेशो दे रखा है इक्वल से अनइक्वल का। इसका मतलब अगर इक्वल 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, और अनइक्वल वाले का रेशो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और यहाँ पे इन तीनों का सम दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से इन तीनों का सम करूँ, 3 6 और 4 10, मतलब 10 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 20, कितना गुना है, 2 गुना है। इसने मुझे पूछ रखा है अल्टीट्यूड क्या होगा। मतलब अल्टीट्यूड मतलब ये वाली चीज़। अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, देखो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, मतलब निकाल नहीं सकते। अगर यहाँ पे ये हाइपोटेनियस है, ये अपने पास बेस है, तो ये अपने पास परपेंडिकुलर है। अगर मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का जो मूल वाला फॉर्मूला है, जो मेन वाला फॉर्मूला मुझे याद है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो अगर मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर निकालना है तो मैं हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस को स्क्वायर को माइनस कर दूंगा, और यहाँ से स्क्वायर अगर मैं ले जाऊंगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, जो कि मेरे पास ये आ जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर 9, और बेस कितना दे रखा है, 4, 4 का स्क्वायर नहीं। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अगर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये जो 4 था अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब बेस मेरा अब ये है, तो 2 दूनी 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, तो बेस को अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा, √5। तो यहाँ पे अगर मैं रेशो लूँ तो इसका परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, √5 आ रहा है। अगर मैं तीनों सम का साइड किया, सम किया जो कि 10 है, सवाल में उसकी वैल्यू 20 दे रखी है जो कि 2 गुना है, तो उसका जो अल्टीट्यूड जो आया है, जो कि यहाँ पे √5 आया है, उसका भी मैं 2 गुना कर दूंगा, 2√5। तो यहाँ पे अपना अल्टीट्यूड क्या है, 2√5। अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था ये सवाल, प्रीवियस ईयर में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो भी सवाल है इररिलेवेंट है, नहीं, सभी को प्रीवियस ईयर की किताब में से उठाया गया और सभी को टाइप वाइज अरेंज किया गया एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जैसे अगर आप इस सवाल को देखो, यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन 52, इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इफ द एरिया ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड एंड अनइक्वल साइड इज इतना दे रखा है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर मेरे पास एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसके रेशो दे रखा है इक्वल और अनइक्वल साइड से, इक्वल साइड का अगर वैल्यू 6 है तो अनइक्वल साइड का 11 है। मैं जानता हूँ 2 इक्वल साइड्स होती हैं और एक अनइक्वल साइड होती है। अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, और जो अनइक्वल वाला बचेगा वो 11 हो जाएगा अपने पास। इसका जो पेरीमीटर दे रखा है वो मेरे पास 46 दे रखा है। इसका जो मेरे पास पेरीमीटर दे रखा है वो 46 दे रखा है। मुझे एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। इस 11 का अगर मैं हाफ करूँ तो 5.5 5.5 हो जाएगा। मैं क्यों ना अगर 11 को अगर मैं इवन नंबर बना दूं तो इसको डिवाइड करूं तो आ जाएगा मेरे पास इजीली। अगर मैं हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करूं तो मैं समझ पा रहे हो आप क्या कह रहे हो। जैसे अगर यहाँ पे 11 है, अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अब ये 5.5 में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 46 की शक्ल देख के, अगर मैं 46 की शक्ल देख के इन जब भी साइड्स हैं इन सभी को रियल वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो कहीं ना कहीं ये जो 11 है ना, इसकी मतलब ये इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैं इवन में कन्वर्ट कर दूँगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तब ये कम से कम 6 या फिर 6 इस तरीके से कुछ नंबर मिलेगा। तो मैं सबसे पहले इसका पेरीमीटर का इस्तेमाल करके इसका जो ये साइड्स दे रखा है उसके रियल वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ रेशो में इसका पेरीमीटर निकालूँ तो 6 6 12 12 11 23 23 आ रही है रेशो के हिसाब से उसका पेरीमीटर, और सवाल में इसका पेरीमीटर दे रखा है 46। तो यहाँ पे 46 कितना गुना है, ये 2 गुना है। इसका मतलब इसके जितने भी साइड्स होंगे वो भी 2 गुना हो गए। तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 का यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 11 का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 का 12 हो जाएगा, 6 का यहाँ पे 12 हो जाएगा। और अगर ये पूरा 22 है, अगर ये पूरा 22 है तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी अपने पास 11 हो जाएगा, ये भी मेरे पास 11 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं एरिया निकाल सकता हूँ। भाई एरिया क्या होता है, इस हाइट का और इस बेस का मल्टीप्लाई, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर दूं। लेकिन इस हाइट को मैं कैसे फाइंड करूं, क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ये अपने पास हाइपोटेनियस भी इस बार आ गया, बेस भी आ गया। तो अगर मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है या फिर हाइट निकालना है मेरे पास, तो मैं हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर दूंगा। मतलब 12 का स्क्वायर 144 में से 11 का स्क्वायर 121 को माइनस कर दूंगा। यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, 1 से 1 तो कट ही जाएगा, 44 में अगर 21 घटाऊं तो 23 आ जाएगा। तो √23 मेरे पास इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। इसका मतलब इसका एरिया कितना आएगा, 11√23। तो इसका एरिया जो कि कितना आ जाएगा, डेल्टा से मैं डिनोट करता हूँ 11√23। ठीक है, ये क्या, यहाँ पे तो सारे ऑप्शन में इंटीजर वैल्यू दे रखी है, तो इस √23 को भी आप कन्वर्ट करो, है ना, मतलब इसका एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ, देखो √23 किसके बीच में आता है, √23 अपना बड़ा है 16 के स्क्वायर से और छोटा है अपना 25 के स्क्वायर से, मतलब 25 में
ये तो अपना होता है 4 का स्क्वायर, ये होता है अपना 5 का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर के बीच में ही आएगा अपना √23। और आप ज़्यादा देखोगे ना, ज़्यादा ये 5 की तरफ झुका हुआ है इसका √23, ज़्यादातर ये 5 की तरफ आ रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं अप्रोक्स मान लेता हूँ इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कहीं ना कहीं 4.7 या फिर 4.8 के आसपास होगा। तो अगर मैं 11 की 4.8 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आप इसको ब्रेक कर लो, 4 प्लस में 0.8 ले लो। अगर आप इसकी 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 चौक 44, 11 8 जे 88, मतलब 8.8 हो जाएगा। जब मैं इसको प्लस करूँगा तो 52.8 आ रहा है। भाई 8 4 12 52.8 आ रहा है। मतलब ये लगभग लगभग ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। लगभग लगभग 53 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट भी अपनाया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, 53 56 53 आर द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे ये शक्ल देख के दो साइड सेम है तो इसका मतलब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ठीक है। अनदर ट्राइंगल हैविंग इक्वल एरिया इज कंसिस्ट ऑफ साइड 53 x एंड 53, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर x 56 के बराबर नहीं है, एक्चुअली में देखो यहाँ पे क्या बोला है, जैसे मेरे पास दो ट्राइंगल है, मेरे पास क्या है, ये दो ट्राइंगल है और दोनों ही क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, मतलब दोनों की जो साइड्स हैं ये बराबर बराबर है और ये तीसरा अनइक्वल है, ये भी बराबर बराबर है, ये भी बराबर बराबर, ये भी बराबर बराबर है। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है जो पहला वाला ट्राइंगल है उसकी जो दोनों इक्वल इक्वल साइड है वो 53 है, 53 है और यहाँ पे ये 56 है, ठीक है। दोनों का जो एरिया है ना वो बराबर है, ये वाला Δ1 इज इक्वल टू Δ2 के बराबर है, मतलब जो एरिया 1 है वो एरिया 2 के बराबर है। मैं एरिया को डेल्टा से डिनोट करता हूँ, एरिया 1 एरिया 2 के बराबर है। और जो दूसरा वाला ट्राइंगल है ना उसके भी दोनों साइड्स ये 53 है, ये भी अपना 53 है और ये भी अपना 53 है, लेकिन ये अपना 56 नहीं है। यहाँ पे बोला ये अपना 56 नहीं है। तो आप बताओ कैसे ये एरिया इनका सेम आएगा। भाई अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया, जैसे मैंने आपके सामने बोल दिया, यहाँ पे आप सवाल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे अगर मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया कि अपने पास सेम सेम है ट्राइंगल, यहाँ पे ये इसका साइड भी दोनों सेम दे रखा है और इसका एरिया भी सेम दे रखा है, लेकिन जो इसका तीसरा साइड है ना वो एक्चुअली में मेरे पास बराबर नहीं है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? देखो एक्चुअली में जो मैं एरिया फाइंड करता हूँ वो आइसोस्केलस ट्राइंगल का वो होता है ए इंटू एच। ए इंटू एच मतलब ये वाला एच हो गया और ये वाला अपने पास ए हो गया। वैसे यहाँ पर ये वाला एच हो गया और ये वाला मेरे पास क्या हो गया, पूरा ए हो गया। अगर मैं इन दोनों को शफल कर दूं, अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे सफल कर दूं या फिर यहाँ पे एक्सचेंज कर दूं इसकी वैल्यू, जैसे आप यहाँ पे समझो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपके सामने, एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल ही मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। जैसे अपने पास ये क्या है, अपने पास एक ट्राइंगल है, एक ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने आपके सामने लिया, ठीक है। दोनों एक्चुअली में सेम राइट एंगल ट्राइंगल है, सेम एरिया आएगा भी, आप देखोगे। मेरे को याद है 3 4 और 5 मेरे पास एक ट्रिपलेट है। तो अगर मैंने ये लिया 3, ये लिया 4, सबसे बड़ी वाली भुजा अपनी हाइपोटेनियस होगी। अगर मैं इन दोनों को सफल कर दूं, यहाँ पे 4 रख दूं, यहाँ 3 रख दूं, यहाँ पे 5 रख दूं, भाई एरिया इसका निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाऊं तो बेस यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे हाइट कितना 3 है। तो 4 या 12, 12 का हाफ करूंगा 6 आ रहा है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूँ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे बेस कितना आ रहा है 3 आ रहा है और यहाँ पर ये कितना आ रहा है 4। तो 4 या 12, 12 का हाफ करूँ 6 सेंटीमीटर। देखो दोनों ट्राइंगल में मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, एरिया सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों का जो बेस है वो एक्चुअली में सेम नहीं है, दोनों का जो बेस है वो सेम नहीं है। तो यहीं पर यही वाला तरीका मैं यहाँ पे अपनाऊंगा और इस सवाल को अंजाम दूंगा। तो यहाँ पर भी आप कैसे लगाओगे, सबसे पहले तो आप इसको ट्रिपलेट में फॉर्म करो। अगर मैं बताऊं यहाँ पे ट्रिपलेट, और जो भी मैंने आपको वहाँ पे ट्रिपलेट याद करवाया ना, जो 12 13 कॉमन जो भी ट्रिपलेट याद करवाए, 3 4 5 से लेके 20 21 29 तक, और यहाँ पे 33 77 उस तरीके से कुछ करके मैंने बताए थे, ठीक है। जो मेन आपको याद रखना है वो यहीं तक है। 12 35 37 हो गया, फिर अपना 16 63 65 हो गया, 13 84 85, ये सारे आपके मेन है। मतलब 8 10 ये ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवाए थे, वो सभी आपको वो सभी याद करने हैं। वहीं से आपके जो मैक्सिमम सवाल होंगे वो सारे हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे एक ट्रिपलेट मैंने आपको सामने लिखवाया था, एक ट्रिपलेट लिखवाया था 28 45 53 नाम से एक ट्रिपलेट लिखवाया था कि नहीं? मेरे को 53 की शक्ल देख के याद आ जानी चाहिए ये वाली ट्रिपलेट के बारे में। तो अगर ये दोनों साइड 53 53 दे रखा है और सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो अपने पास क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। और मैं यहाँ पे देखूंगा भी तो तीसरी साइड यहाँ पे 56 दे रखा है। अगर मैंने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये पास जाहिर सी बात है अपने पास 28 28 के पावर में ब्रेक हो गया, 28 28 में ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट फॉर्म बन जाएगा क्योंकि ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अपने पास हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री है और ये अपने पास बेस है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो 45 गुना 28, क्योंकि ए इंटू एच करना है तो 45 गुना 28,
मुझे इसी 45 गुना 28 को भी यहाँ करके एरिया आना चाहिए। तो यहाँ अगर यहाँ पे ये अपने पास 56 नहीं है, ये अपने पास 56 नहीं है, अगर ये पहले 28 था, तो ये जो 28 है ना, और यहाँ पर ये 45 था, तो इसको मैं सफल कर दे रहा हूँ। इसको जब मैं यहाँ पे सफल कर दूंगा तो अपने पास अब ये क्या हो जाएगा, अपने पास ये क्या हो जाएगा, अब अपने पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा, यहाँ पे जो 45 था वो 45 यहाँ आ जाएगा, और ये अपने पास हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, यहाँ पर भी तो 28 45 53 का, भाई जो फिक्स साइड होती है ना वो केवल हाइपोटेनियस की होती है, जो बड़ी वाली होती है। 28 45 कभी भी बेस बन सकते हैं, कभी परपेंडिकुलर बन सकते हैं। अगर आप इस ट्राइंगल में भी देखोगे तो यहाँ पर भी 28 45 ट्रिपलेट मेरे पास फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर से मेरे पास कितना आ गया, बेस 90 आ गया। देखो ट्राइंगल वही सेम है, दो साइड्स इसकी बराबर है, 53 53 और 53 53, लेकिन इसका बेस इस बार दोनों बार अलग है। इस बार दे रखा है इसका बेस 90 और इस बार दे रखा है इसका बेस 56। जब आप इसका एरिया फाइंड करोगे a इंटू एच, तो 28 गुना 45, 45 गुना 28 बराबर ही आ रहा है। इसका लो, इसका तीसरा जो साइड है, जो कि यहाँ पे x पूछ रखा था इसने, तीसरा साइड, हैविंग एन अनदर ट्रायंगल हैविंग एन इक्वल एरिया कंसिस्ट ऑफ साइड 53 x 53, मतलब x जो है अपनी तीसरी साइड, उसी की वैल्यू यहाँ पे पूछ रखी है, मतलब 90 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला सवाल यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन नंबर 54 है, द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दोज टू साइड इज 90 डिग्री, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही ईजी सवाल है, बस आपको जैसा जैसा सवाल में बोला वैसा करना है। जैसे यहाँ पे क्या बोला, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक इस तरीके से मेरे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, और बोला गया जो दोनों उसके साइड जो होते हैं सेम होते हैं। मान के चलो ये साइड सेम है, तो ये अपने पास अनइक्वल साइड हो जाएगी। और बोला गया जो इंक्लूडेड एंगल है जो 90 डिग्री है ना, वो दोनों इक्वल साइड के बीच में है। यहाँ बोला ना इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दोज टू साइड मतलब इक्वल साइड्स के बीच में। ये वाला दो अपने इक्वल साइड है, इसके जो बीच वाला एंगल है ना, ये 90 डिग्री के बराबर है। और यहाँ पे साइड्स भी दे रखी है इसकी, ये 15 के बराबर दे रखा है, तो ये भी अपने 15 के बराबर, इक्वल साइड का जो लेंथ दे रखा है 15 15। तो आप यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, जो 90 डिग्री के सामने वो हाइपोटेनियस है। इन दोनों में से कोई भी एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोई भी एक बेस हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में यही होता है, एक भी अगर एंगल 90 डिग्री बराबर हो गए तो वो अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। यहाँ से मुझे एरिया फाइंड करना है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर मेरे पास बेस भी है, इन दोनों में से कोई भी एक बेस का काम करेगा। अगर मैं 15 मान लूँ और हाइट परपेंडिकुलर होता है अपना हाइट, तो यहाँ पे 15 15 गुना 15 225 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल में समझ में आया होगा। कुछ नहीं था इस सवाल में, बस जैसा जैसा आपका सवाल बोल रहा है वैसे वैसे आपको अपने पन्ने पर उतारते जाना है, सवाल अपना आप सॉल्व हो जाएगा अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक पता है तो। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और यहाँ से हमारा थोड़ा मिसलिनियस वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया अपने ट्रायंगल पे। अगर यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 55, 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिए, ये और ये दिख रहा है। ठीक है, व्हाट इज द एरिया इन यूनिट स्क्वायर ऑफ ट्रायंगल, है ये भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल पे बेस्ड। अगर आप यहाँ पे ये देखोगे तो ये दोनों साइड्स कुछ ना कुछ सिमिलर से दिख रहे हैं, तो इन दोनों को मैं इक्वल के पास मानूंगा। जैसे अपने पास क्या है, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अभी तो आपको नहीं लग रहा होगा देख के कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये 2a का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे 2b का स्क्वायर दे रखा है। लेकिन अभी मैं आपको सामने दिखाऊंगा कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल ही फॉर्म करेगा। जैसे, और ये क्या अपने पास बेस हो जाएगा, तो अगर ये अपने पास बेस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और ये अपने पास दोनों साइड अगर मैं ले लेता हूँ, ये हो गया 2a का होल स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और ये अपने पास हो गया a का स्क्वायर प्लस में 2b का स्क्वायर। देखो अभी तक मेरे को क्या फॉर्मूले, मुझे 3 फॉर्मूले पता थे। हालांकि अगर मुझे कहीं ना कहीं से अगर ये परपेंडिकुलर पता चल जाए तो भी, अगर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता, अभी तो नहीं मैं बता सकता कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, लेकिन अभी मैं आपके सामने जब इसके वेरिएबल की वैल्यू पुट करूंगा तब आपको लगेगा हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन अभी तक तो मैं नहीं बता सकता कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, तो अगर मुझे इसका परपेंडिकुलर पता चल जाता, ये वाली हाइट पता चल जाती और ये वाला बेस पता चल जाता, तो मैं इसका एरिया निकाल सकता था। अगर इसका हाइट नहीं पता तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उसमें भी हाइट की जरूरत होती है। फिर मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगाता, हीरोन्स फॉर्मूला मैं इसमें कहाँ से लगाऊं यार, ये रूट में दे रखा है, मेरा वैसे दिमाग खराब हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहा है ना, इसकी आप वेरिएबल पुट कर लो। जैसे यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, यहाँ पर ये a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर ये a है, यहाँ पर b है। अगर मैं इन सभी की वैल्यू पुट कर दूं तो एक नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। वेरिएबल से ही मुझे डर लगता है, क्योंकि सवाल में जब वेरिएबल आ जाता है तो वहाँ पर ए बी, नंबर में आसान होता है, नंबर में हम प्लस माइनस करना बचपन से सीखते आ रहे हैं।
हम जब गोद में खेलते थे तब भी हम प्लस माइनस कर देते थे अपनी उंगलियों पर। तो नंबरों से हमारा जन्मों का रिश्ता है। लेकिन यहाँ वेरिएबल ABCD केवल हम क्लास फर्स्ट तक पढ़ते थे, उसके बाद हम रीडिंग करने लगे, उसके बाद हम कभी भी ABCD नहीं पढ़ते, उसके बाद हम केवल नंबर पढ़ते थे 1 2 3 4 और रीडिंग करते थे इंग्लिश में। तो यहाँ पर मैं इन सभी को ए को पुट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे दोनों को बराबर ही पुट करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे को दोनों को बराबर इक्वली, भाई मुझे नहीं पता ए बड़ा है ए छोटा है, ए किस बराबर है कि नहीं बराबर है, तो मैं दोनों को बराबर ही पुट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे वेरिएबल गायब करना है। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आप 1 पुट कर लो। सबसे अपना बेस्ट नंबर 1 होता है, अगर मुझे किसी भी वेरिएबल को गायब करना होता है तो मैं वहाँ पे 1 रख दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों की जगह 1 1 रखूँ तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं रखूँ तो 2 a की जगह 2 इंटू 1, 2 का स्क्वायर 4 और 4, और यहाँ पे 1 रखूँ तो 4 + 5 तो ये √5 हो जाएगा। और ऐसे अगर आप यहाँ पे रखोगे तो इसकी जगह 1 रखोगे, इसकी जगह 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 का 4 और 4 + 1 5 हो जाएगा। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे ये √5 दे रखा है, ये √5 दे रखा है, दोनों साइड्स बराबर हो गई। इसका मतलब ये क्या है अपने पास, ये अपने पास क्या हो गया, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। ये अपने पास क्या है, √2 दे रखा है। √2 मतलब ये जो पूरी वाली साइड है ना, ये पूरी साइड है √2। यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है। अगर मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर अगर ये √2 है तो अगर मैं √2 को हाफ करूँ, मतलब उसका डिवाइड कर दूँ 2 से, तो ये कितना हो जाएगा एक्चुअली में, रूट जो 2 होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, √2 गुना √2। जब मैं √2 मल्टीप्लाई करता हूँ तब जाके मेरे पास 2 आता है, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा। इसका मतलब √2 का हाफ कितना होता है, 1/√2। तो ये मेरे पास हाफ अगर मैं करूँगा तो ये 1/√2 हो जाएगा, और ये मेरे पास 1/√2 करूँगा। भैया अगर मेरे पास पूरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये पूरी साइड को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा, आधे आधे में। तो अगर ये पूरी साइड √2 थी तो ये हाफ इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। मेरे पास यहाँ से हाइपोटेनियस भी आ गया, मेरे पास बेस भी आ गया। मैं यहाँ पे हाइट निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास हाइट आ गया तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, यहाँ से आइसोस्केलेस ट्रायंगल मेरा पहले ही दिख गया यहाँ पे। तो a इंटू एच कर दूंगा, मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो मेरे पास अगर ये हाइपोटेनियस है, अगर मुझे यहाँ पे हाइट निकालनी है तो √h² माइनस में b² करूँगा। यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू √5 दे रखी है, √5 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा 5, और बेस कितना दे रखा है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करूँ तो 1/2। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूंगा, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, 9/2। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो 3 का स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 3, और यहाँ पे √2 आ जाएगा मेरे पास एज इट इज़। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई। ये मेरे पास क्या आ गई, परपेंडिकुलर आ गया, मतलब 3/√2 आ गया। मुझे इसका एरिया फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे हाइपोटेनियस इंटू ए कर दूंगा, मतलब a इंटू एच। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/√2, और यहाँ पे हाइपोटेनियस की हाइट कितनी दे रखी है, 3/√2। तो जब मैं यहाँ पे करूँगा तो 3 √2 मल्टीप्लाई होकर 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन में इस तरीके से मेरा वो वाला ऑप्शन होगा करेक्ट, जहाँ पर मैं a और b की वैल्यू 1 रखूँ, तो मेरा √3/2 आ जाएगा मेरा आंसर। तब जाके भाई एक्चुअली में यहाँ पे जो भी ऑप्शन दे रखा है वो इसका एरिया तो फाइंड रखा है, और यहाँ पे ए बी सभी के साथ दे रखा है, तो मैं ए बी की वैल्यू अगर 1 रखूँ जिस भी ऑप्शन में, तो 3/2 बनना चाहिए। और अगर आप देखोगे तो ये तो बनेगा नहीं, और ना ही ये बनेगा, क्योंकि ये 3 4 बन रहे हैं डायरेक्टली, और ना ही ये बनेगा 5/2 नहीं बनेगा। केवल ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो गया। अगर मैं इन सभी की जगह 1 लूँ तो यहाँ पे 3/2 यही बन रहा है मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो। बहुत पॉपुलर सवाल है ये, अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मतलब बतेरे सॉल्यूशंस इसके मिलेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से वहाँ पे करवाया गया, बस समझाया थोड़ा सा अलग तरीके से गया मेरे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बस यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर इसी से होगा ये सवाल सॉल्व, लेकिन यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर तो आपको ये समझना ही पड़ेगा कि ये सवाल कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर तो आपको यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे तो आपको कंक्लूजन करना पड़ेगा खुद से कि मैं किसकी जगह 1 लूँ, वेरिएबल की जगह 1 लूँ, ए की जगह 1 लूँ, बी लूँ। फिर उसके बाद आपका सवाल ईजिली सॉल्व हो जाएगा, जब आप यहाँ पे √5 आ गया, और यहाँ पे √5 आ गया, और यहाँ पे √2 आ गया, उसके बाद आप अपना हाइट निकाल लो, और यहाँ पे उसके बाद सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी अपना मिसलीनियस टाइप का, और एक सवाल यहाँ पर भी एक कंसेप्ट समझाऊंगा मैं आपके सामने। जैसे क्वेश्चन नंबर 56 में यहाँ पे देखो, द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 9, 24 और s यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो किसी भी ट्राइंगल एक खासियत होती है। जैसे अगर मैंने सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, और यहाँ पर जैसे मैंने लिया यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 लिया, और यहाँ पर ये लिए 10, ठीक है, या फिर आप इसको लो 12। यहाँ पर एक चीज़ खासियत होती है, यहाँ पर एक चीज़ खासियत होती है ना। या फिर मैं यहाँ पे कुछ और लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 8 लूँ, ठीक है, यहाँ पे 6 4 8 लो, है ना। यहाँ पे अब ये बेस्ट डाटा होगा, जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल की खासियत होती है, अगर मैं
दो साइड्स का सम करूं, अगर मैं किसी भी दो साइड का, चाहे इन दोनों का चाहे इन दोनों का, अगर मैं दो साइड का सम करूं, अगर मैं दो साइड का सम करूं, दो साइड का सम करूं, तो हमेशा वो तीसरे वाले साइड से ग्रेटर आना चाहिए, वो तीसरे वाले साइड से ग्रेटर आना चाहिए। अगर मैं दो साइड्स का, अगर मैं दो साइड्स का डिफरेंस करूं, अगर मैं उनमें से माइनस करूं, डिफरेंस निकालूं, तो वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा आना चाहिए, थर्ड साइड से। ये नोट्स बना के कहीं भी कोने में लिख लो अपने कॉपी में। अगर मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाऊं इस वाले ट्रायंगल में, तो आप ये देखो, अगर मैं इसको और इसको ले लूं, तो अगर मैं इन दोनों का सम करूं, 8 4 12, 12 अपने तीसरे साइड से बड़ा है कि नहीं। आप चाहे इसको और इसको ले लो, अगर आप इन दोनों का सम करोगे 10, 10 अपना 8 से बड़ा है कि नहीं। अगर आप इसको और इसको ले लो, 8 से 14, 14 अपना 4 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल बड़ा है। अगर इसकी डिफरेंस हम चेक करें, तो अगर आप इसका डिफरेंस ले लो, सपोज अब मैं यहाँ पे सारा ये चीज़ रफ कर देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे लिया एक ट्रायंगल लिया जिसके क्या साइड्स थी, 4 6 और 10। अब मैं अगर डिफरेंस लूँ, सपोज इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिया था मैंने, 8 लिया था, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ, 4 आ रहा है, देखो 4 अपना छोटा है कि नहीं 6 से, तो अगर मैं डिफरेंस लूँ तो वो थर्ड साइड से छोटा आना चाहिए। अगर मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया, 2 आ रहा है, तो वो तीसरे साइड से देखो छोटा आ रहा है कि नहीं, 4 से छोटा है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ, तो 6 और 4 का डिफरेंस 2, 2 अपना 8 से छोटा है कि नहीं। तो कभी भी ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ 3 साइड्स हैं, तो उसमें जो 2 साइड्स होगा, अगर मैं उसका सम करूँ, वो तीसरे साइड से बड़ी आएगी, और अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो तीसरे साइड से छोटी आएगी। तो वही कंसेप्ट का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। अगर 3 साइड दे रखा है 9 24 और एस, तो यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट होगा। भाई अगर मैं इन दोनों का सम करूँ, 24 और 9 33, इसका मतलब जो मेरा तीसरा वाला साइड आना चाहिए ना, वो 33 से छोटा आना चाहिए, 33 से छोटा आना चाहिए। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो 15, इसका मतलब जो मेरा तीसरा वाला साइड आना चाहिए वो 15 से बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पर 20 एस जो होना चाहिए वो 15 से बड़ा होना चाहिए और 33 से छोटा होना चाहिए। अपना देखो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये अपना कंसेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको अपने कॉपी में नोट्स बना के कहीं भी लिख लो, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये मिट गया है, यहाँ पर क्या है, टू साइड डिफरेंस। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड साइड होगा वो एक्चुअली में बड़ा होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल स्क्वायर एंड सर्कल हैव अ इक्वल पेरीमीटर इफ टी एस सी डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल रिस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या बोला है, इसके लिए भी आपको मेरे को एक बेसिक समझाना पड़ेगा और यहीं पे मैं समझा दूंगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मेरे पास 3 फिगर है, इस ट्राइंगल, इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास 3 फिगर है। एक अपने पास ट्राइंगल है, एक अपने पास स्क्वायर है, और एक अपने पास क्या है, यहाँ पे सर्कल है। और यहाँ पे इसने बोला गया है कि ये जो तीनों फिगर है ना, इन सभी का जो पेरीमीटर अगर मैं लूँगा तो सेम पेरीमीटर, सेम पेरीमीटर इसका, इन सभी के जो साइड्स है उन सभी का सेम सम क्या है, सेम दे रखा है। आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं उससे पहले इस सवाल को करने से पहले आप एक चीज़ बताओ। जैसे अपने पास ये मैंने लिया 3 साइड और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सवाल में बोला है इसके लिए इसकी तीनों जो भुजा है वो बराबर है। ऐसे स्क्वायर है, इसकी भी तीनों भुजा यहाँ पे मतलब चारों भुजा बराबर होती हैं। अगर मैंने यहाँ पे सपोज पेंटागन लिया जिसकी 5 साइड होती है, अगर मैंने यहाँ पे एक पेंटागन लिया जैसे इस तरीके से, अपने पास एक पेंटागन लिया ये इस तरीके से, आप इसकी भी मानो कि पांचों जो साइड्स है ना वो बराबर हैं, इसकी मान के चलो आप इसकी पांचों साइड है। वहीं अगर मैं एक हेक्सागन ले लेता हूँ इस तरीके से, अगर मैंने एक हेक्सागन ले लिया और यहाँ पर आप इसका भी मानो कि इसकी जो 6 साइड है वो बराबर है। अगर मैं यहाँ पे एक सेप्टागन ले लेता हूँ, सेप्टागन मतलब जिसमें अपनी 7 साइड्स होती हैं, अगर मैंने यहाँ इस तरीके से ले लिया तो ये अपने पास 4 हो गया और ये 5, ये 6 और ये अपने पास 7 हो गया। ये अपने पास क्या हो गया, एक सेप्टागन हो गया। तो आप इसकी भी मानो कि इसकी जो सातों साइड है, 4 कितनी होगी, 8 हो गई क्या, ये अपने पास एक ही है, ठीक है, एक ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर इसकी भी सातों साइड्स है ये सेम है, इसका सेम का मतलब क्या है कि इन सभी फिगर का जो पेरीमीटर होगा ना वो सेम होगा। आप यहाँ पे मान के चलो एक मैंने ऑक्टागन ले लिया, इस तरीके से मैंने ऑक्टागन ले लिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक ऑक्टागन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली में इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से, 3 2 5 और यहाँ पे ये 3 8, तो ये अपने पास ऑक्टागन ले लिया और इन तीनों का जो साइड्स है वो भी अपने पास सेम है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे जैसे मैं इसका साइड बढ़ाते जा रहा हूँ, जैसे जैसे इसका मैं साइड बढ़ाते जा रहा हूँ, वैसे वैसे ये वाला जो फिगर है वो सर्कल की तरफ बनते जा रहा है। पेरीमीटर सबका सेम है, पेरीमीटर सबका सेम है, लेकिन एरिया इसका डिफरेंस होगा, एरिया में इसका डिफरेंस होगा। एक्चुअली में जो एरिया होता है वो मेरे साइड्स पे डिपेंड करता है।
भाई अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालूं जो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, अगर यहाँ पे कुछ और रहता तो उसकी भी मल्टीप्लाइड होती। अगर मैं इसका करूँ तो 4 इंटू साइड है, अगर इसकी और भी साइड्स होती जिसका पेरीमीटर तो चलो से साइड्स होती तो फिर मैं उसका 5 इंटू साइड करता, 6 इंटू साइड करता, 7 इंटू साइड करता, इस तरीके से करता उसका जो ये तो खैर पेरीमीटर है। अगर मैं उसका मतलब उसकी साइड्स निकालता हूँ तो यहाँ पे साइड इंटू साइड उसका एरिया आएगा। तो आप यहाँ पे देखो एरिया जो डिपेंड करता है वो साइड्स पे डिपेंड करता है। पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स को मैं सम करूं, और यहाँ पे एरिया क्या होता है, साइड्स की मल्टीप्लाई कर रूँ। तो ये मैं कह सकता हूँ अगर मेरे पास जितनी ज़्यादा साइड्स होंगी, जितनी ज़्यादा साइड्स होंगी उन सभी की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एरिया आएगा। इसका मतलब जितनी ज़्यादा साइड्स होंगी, पेरीमीटर तो सबका सेम होगा लेकिन जितनी ज़्यादा साइड्स होंगी मुझे उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उतना ज़्यादा उसका एरिया बढ़ते जाएगा। और आप यहाँ पे इस फिगर में देखोगे, अगर आप एक एक फिगर में देखोगे, यहाँ पे एक एक फिगर में देखो कि सबसे पहले मैंने आपके सामने ये ड्रॉ किया, फिर उसके सामने मैंने ये ड्रॉ किया, फिर आपके सामने ये ड्रॉ किया, फिर आपके सामने मैंने ये ड्रॉ किया, फिर आपके सामने ये ऑक्टागन ड्रॉ किया, फिर उसके बाद आप इसको देखो, इस वाले को देखो। जैसे अगर मैंने आपके सामने ना एक बार अच्छे से और दिखाता हूँ, जैसे आप अच्छे से एक बार और देखो। सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे क्या, अब तो आपने कंसेप्ट समझ लिया। जैसे अपने पास एक ट्रायंगल है, अपने पास एक स्क्वायर है, और अपने पास एक क्या है, अपने पास जैसे एक क्या मैंने पेंटागन लिया था इस तरीके से, अपने पास एक क्या है पेंटागन है, ठीक है। अपने पास क्या एक हेक्सागन है, इस तरीके से अपने पास क्या है हेक्सागन है। फिर अपने पास क्या था सेप्टागन था, फिर ऑक्टागन था, फिर अपने पास एक सर्कल है। तो आप यहाँ पे देखोगे सभी का जो पेरीमीटर है वो तो सभी का पेरीमीटर यहाँ पे सेम है, सभी का जो पेरीमीटर है वो तो सेम है, लेकिन साइड्स इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे मैंने 3 साइड लिया, यहाँ 4 लिया, यहाँ 5 लिया, यहाँ पे 6 लिया। इसी तरीके से जो सर्कल है ना वो भी यहाँ पे एक छोटी 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 साइड से ही बना हुआ है, और वो जो साइड्स है ना पॉइंट के बराबर है वो साइड्स। इसलिए मैं कहता हूँ जो सर्कल है ना वो इनफाइनाइट साइड से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट से सर्कल बना हुआ है पूरा। इसका मतलब ये इनफाइनाइट साइड से बना है तो इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे इन सभी का पेरीमीटर सेम है और साइड जो भी मैं लूँ इसका, तो एरिया इन सभी से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पेरीमीटर इसका भी सेम है, पेरीमीटर सेम है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ जैसे जैसे मेरा जो साइड इंक्रीज होगा, जैसे अगर मेरा साइड इंक्रीज होगा उसी तरीके से, अगर पेरीमीटर सेम है मेरा, जैसे जैसे मेरा यहाँ पे साइड इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेरा यहाँ पे एरिया भी इंक्रीज होगा। तो आप यहाँ पे देखो पहले ट्राइंगल दे रखा है, फिर स्क्वायर दे रखा है, फिर सर्कल दे रखा है, सभी के पास इक्वल पेरीमीटर दे रखा है। तो मुझे इसको अरेंज करना है उसके एरिया के फॉर्म में, एरिया के फॉर्म में मतलब यहाँ पे ट्राइंगल का सबसे छोटा एरिया होगा, फिर उससे बड़ा स्क्वायर का होगा, फिर उससे बड़ा सर्कल का होगा। यही वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे यहाँ पे एरिया का यहाँ पे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे बताना है कौन सा सबसे छोटा एरिया होगा। तो अपने ट्राइंगल के पास केवल 3 साइड होती है, स्क्वायर के पास 4 साइड होती है, सर्कल के पास इनफाइनाइट साइड होती है, तो सर्कल का जो एरिया होगा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। खैर प्रीवियस ईयर में पूछा गया था इस सवाल का, थोड़ा सा टेक्निकल था, टेक्निकल भी नहीं कह सकते, हाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस था, या फिर कभी आपने अगर इस पर विचार किया होगा तभी आप इस सवाल को कर पाओगे। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन कुछ, ठीक है ना, यही था आज का क्वेश्चन। आई होप आपको जितने भी मैंने ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं वो सभी आपको समझ में आया होगा। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, और इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब लगाने की जरूरत नहीं है, केवल सीधा फिर आप एंटर मारना अपने मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना। अगली क्लास में मिलते हैं हम आगे के कंसेप्ट के साथ। अब हमारा जो ट्राइंगल है वो फिनिश हो गया, अब इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास की पीडीएफ में दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके डाउनलोड करके इन सभी क्लास का नोट्स बना लेना और एक बार और प्रैक्टिस कर लेना सभी क्वेश्चन का। तो अगली क्लास में मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।